नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 8 साल पहले 26 मई 2014 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, देश की बागडोर संभाली थी। आज उन्हें सत्ता में आए 8 साल पूरे हो गए। बीते 10 दिनों से बीजेपी की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, पार्टी के तौर पर बीजेपी जश्न मना रही है नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के मौके पर। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना में थे। उन्होंने अपने कार्यक्रम में आज एक बार फिर देश के भविष्य के लिए सुनहरे सपने दिखाए और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और तमाम चैनल पर, अखबारों में, चैनलों पर आप लगातार चाहे विज्ञापन के जरिए, चाहे नेताओं के भाषण और बयान के जरिए ये देख और सुन रहे होंगे कि 8 सालों में देश कितनी तरक्की कर गया। मोदी विश्वगुरु बन गए और भारत विकास के हर पैमाने पर बहुत तेजी से 8 साल में बढ़ता चला गया। लेकिन 8 सालों में देश वाकई वो हासिल कर पाया जिसका वादा और भरोसा गुजरात के मुख्यमंत्री ने 2014 के चुनाव के पहले देश की जनता से किया था। आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मुद्दे, चूंकि 8 साल पूरे हो रहे हैं तो 8 ऐसे मुद्दे मैं उठाऊंगा और मैं चाहता हूं आप गौर से सुनिए और देखिए कि वो 8 मुद्दे जो वो बुनियादी मुद्दे थे जिसका जिक्र गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में क्या करते थे, क्या उन मुद्दों पर मोदी सरकार ने अमल किया? क्या उन वादों को मोदी सरकार जमीन पर उतारने में कामयाब रही? एक एक करके हर वो मुद्दा और गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान, कुछ बयान प्रधानमंत्री मोदी के भी हैं आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, कि क्या कह रहे थे और क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ या जो अधूरा है उसका जिक्र ढोल नगाड़े के साथ सांसद, विधायक, मंत्री और मीडिया के लोग तो कर ही रहे हैं। सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हर सेक्टर में आएंगे, ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि बेरोजगारों को नौकरियां मिलने लगेगी, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएगी, किसी भी सेक्टर में महंगाई कम होगा, न जाने क्या क्या कहा था। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं किसानों से, क्योंकि ये सरकार और प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि किसानों के सबसे बड़े शुभचिंतक वही हैं। न सिर्फ मानते हैं बल्कि अपने भाषणों में बहुत जिक्र भी करते रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना था, क्या था? बात क्या थी? और जब म्याद पूरी हो रही, क्या वो सपना पूरा हो गया? में वोट झुनझुना था। तो जरा एक सपने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के श्रीमुख से, जिसका जिक्र उन्होंने बार बार किया, बीते कुछ सालों से उसका जिक्र नहीं करते, जरा सुनिए। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। तो आपने खुद सुन लिया, और प्रधानमंत्री के इस वादे और इस भरोसे का आपको शायद अंदाजा होगा, क्योंकि अक्सर कहा करते हैं कि उनका बड़ा सपना है, बड़ा सपना उन्होंने देखा और इसके लिए काम कर रहे हैं। और 5 साल का हमारे पास समय है कि जब 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो तो किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। ये साल है 2022 और आजादी के 75 साल पूरे होने में कितने बाकी हैं? मई तो खत्म हो गया, जून बाकी है, जुलाई बाकी है, 15 अगस्त के 15 दिन, तो कुल 2.5 महीने बाकी हैं। 75 साल पूरे हो जाएंगे, 5 साल भी पूरे हो जाएंगे और मोदी जी का वो सपना, सुंदर सपना बीत गया, जिसका जिक्र वो रैलियों में करते रहे और जिसका जिक्र
इधर साल 2 साल से नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक और एक्सटेंशन इसी सपने का, क्या कहते थे, और ये कौन पूछेगा? वो मीडिया जो सरकार के सामने हमेशा नतमस्तक रहता है, या वो अखबार और चैनलों के वो साथी जो सरकार के लिए मुनादी ब्रिगेड का हिस्सा बन चुके हैं। एक और सुनिए बयान, ये भी प्रधानमंत्री ने ही कहा है। और जब हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है, निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था, हमने इसे पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप सबको, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, खुद था कितनी बड़ी बात कहेंगे लोग, क्या है? उन्होंने कहा कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की तो लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मुश्किल है, संभव नहीं है। तमाम तरह की बातों के बीच हमने तय कर लिया कि देश के किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, लक्ष्य निर्धारित किया, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। यह भाषण प्रधानमंत्री का 1 सितंबर 2018। इस भाषण के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम के जरिए। इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने वो फॉर्मूले भी बताए कि किसानों की फसल की लागत कैसे कम की जाए, उनकी पैदावार की उचित मूल्य कैसे मिले, पैदावार की बर्बादी कैसे रोकी जाए, वैकल्पिक आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने की 1 सितंबर 2018 को। लेकिन किसानों की आमदनी क्या हुआ? अब तो 2.5 महीने बाकी है। लक्ष्य जो निर्धारित किया और उसके लिए जो म्याद, जो समय सीमा तय की, वो समय सीमा तो खत्म हो गई। अब तो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं करते हैं कि 2022 तक आमदनी दोगुनी हो। और किसान, उनका क्या हाल है? 1 साल तक, 13 महीने तक प्रदर्शन किया, उस दौरान 500-700 किसानों ने जान दे दी। प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगे, कृषि कानून वापस हो गए, ठीक है, सत्ता में फिर आ गए यूपी में। लेकिन क्या किसानों की आमदनी बढ़ी? किसानों की आमदनी का जिक्र अगर करेंगे तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, आज तक वेबसाइट पर 26 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद सरकार ने मार्च 2022 तक की दरअसल किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखा था। डेडलाइन खत्म हो गई, किसानों की आय दोगुनी होने का टारगेट अब काफी पीछे है। एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने मार्च 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद हैं और समिति ने अपनी रिपोर्ट में सर्वे और आंकड़े दिए हैं, जिसमें बताया है कि 2015-16 में किसानों की महीने की औसत आमदनी 8,059 रुपये थी, जो 18-19 में बढ़कर 10,218 हुई, यानी 4 साल में महज 2,159 रुपये बढ़े। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की आमदनी कम हो गई है। इनमें झारखंड, एमपी, उड़ीसा और नागालैंड है। समझ सकते हैं, एमपी भी है इसमें। झारखंड के किसानों की आमदनी का फिर जिक्र है और बाकी जिक्र है, और साथ में कमेटी ने सुझाव दिया कि सरकार को एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इन राज्यों के किसानों की घटती आमदनी के कारणों का पता लगाए। और यह भी कहा कि इतनी कम कमाई के चलते ही किसान कर्ज देने को मजबूर हो जाता है। और उसके बाद इस साल जुलाई में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 31 मार्च 2021 तक किसानों पर 16 लाख, लगभग 17 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। ये तो किसानों की स्थिति है। किसानों की मौतें खुद की तरफ से बार पर आंकड़े पर अगर जाए फिर ये वीडियो ऐसे ही 20 याद और ये सपना अधूरा रहा। इस पर कोई चैनल और कोई सवाल नहीं पूछेगा, कायदे से पूरे दिन पूछा जाना चाहिए। 8 साल हो गए सरकार, आप बताइए 8 साल में वो 5 साल भी जिसमें आपने आमदनी दोगुनी करने की बात की थी। तो एक तो मुद्दा रहा ये। अब आते हैं बेरोजगारी के सवाल। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत चिंतित रहे, और वो तब भी चिंतित रहे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब तो कहा गया कि 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने हर साल सरकार बनने के बाद 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने या नौकरी देने के वादे किए थे।
उस हिसाब से तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार या नौकरियां मिलती। क्या हाल है आपको पता है, कई तरह के आंकड़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी का जब मुख्यमंत्री थे उस समय का एक बयान है, और वो बयान 2014 का है, भाषण, उसको भी सुनिए, उससे अंदाजा लगेगा उनकी चिंता तब क्या थी और आज की स्थिति क्या थी। सुनिए जरा। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, बूढ़े माँ बाप बेटा कुछ कमाई करके लाए उसकी आशा में बैठे हो, लेकिन उस नौजवान को भी भरोसा नहीं है कि मेहनत करने का इरादा होने के बावजूद भी वो अपने माँ बाप का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बने आज ही के दिन, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे कितने चिंतित थे, ना सिर्फ बेरोजगार नौजवानों के लिए बल्कि उनके माँ और बाप के लिए, और इतने चिंतित थे कि उन्हें लगता था कि माँ बाप का क्या हाल है जो बेटे की कमाई की उम्मीद में बैठे। और जब उनका भाषण लोग सुनते थे तो लगता था एक बार इस शख्स को सत्ता सौंप दो, हर घर में हर युवा को, हर बेरोजगार को नौकरी मिलेगी। लेकिन बेरोजगारी का क्या आलम है? बेरोजगारी का आलम यह है कि साल 2014 में बेरोजगारी दर 5.6% था, जबकि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में देश में बेरोजगारी दर 7.83% पहुंच गया। पिछले साल मार्च में 7.60% था। यह बेरोजगारी का आंकड़ा है। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि 2018 में 17-18 में बहुत विवाद हुआ था कि जो नेशनल सैंपल सर्वे आता है जिसमें बेरोजगारी के आंकड़े आते हैं, एक आंकड़ा लीक हुआ, और आंकड़ा लीक ये हुआ कि बेरोजगारी दर 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और वो आंकड़ा था 6.1% बेरोजगारी दर का। वो आंकड़ा लीक हुआ, बवाल हुआ, सरकार ने एतराज किया कि आंकड़े लीक किए गए, और नेशनल सैंपल सर्वे के 2 अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी वो आंकड़ा तैयार करते, सरकार को पेश करते, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने आंकड़े लीक कर दिए। यह अलग बात है कि सरकार ने संसद में फिर माना कि बेरोजगारी दर चरम पर है। ये तो हुई बेरोजगारी की बात। क्या क्या गिनाएं, कितनी रैलियों में क्या कहते रहे और क्या है बेरोजगारी की। अगर बात करें, कोविड की आड़ भी लेते हैं, देश में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर कई तरह के आंकड़े, जैसे जनवरी में ही भास्कर के हवाले से देख रहा हूं, देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा। और इसमें आंकड़े 2020 और 21 के भी हैं और 2017 के भी हैं। मतलब सिर्फ ये कोविड की आड़ लेना नहीं है कि कोविड में बेरोजगारी बढ़ी, कोविड के पहले भी 16 में, 15 में, 17 में, 18 में हर साल बेरोजगारों की तादाद बढ़ी है। और उसका एक आंकड़ा मैं देख रहा हूं भास्कर ने जो छापा है, कुल बेरोजगारों में 95% बेरोजगार 29 साल से कम उम्र के हैं, और इस समय 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये एक आंकड़ा जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। सितंबर दिसंबर 2021 के दौरान बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी, और देश में 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकार। तो केंद्र और बीजेपी स्टेट दोनों की जिम्मेदारी समझ ली। हो गया बेरोजगारी की बात। अब आते हैं काला धन की बात, क्योंकि काला धन एक अहम मुद्दा है। काला धन इसलिए अहम मुद्दा है क्योंकि काला धन का जिक्र करके चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री के दावेदार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश भर में घूम रहे, सैकड़ों सभाएं कर रहे, योग शिविर करते रहे रामदेव काला धन का जिक्र करते थे। काला धन आएगा तो क्या होगा। तब प्रधानमंत्री मोदी काला धन को लेकर क्या कहते थे, जरा वो भी सुनाइए। ये बयान उनका पुराना है, जरा काला धन को लेकर सुनिए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, जनवरी 2014 में क्या कहा था मोदी ने, चुनाव से 3 महीने पहले। किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक-एक गरीब आदमी को मुफ्त में
15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जो तब माफ करें गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने, तब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने कहा था, जिस दिन बीजेपी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान का वापस आएगा हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, और हिंदुस्तान के एक एक गरीब को 15-20 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे, इतने रुपए। यही वो कहा करते थे, जिसका इंतजार हिंदुस्तान के लोग करते रह गए। 8 साल बीत गए। और तो और इसी बात को अमित शाह ने कह दिया एक इंटरव्यू में, वो तो जुमला था। तो जब पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह, जो अभी गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही जुमला घोषित कर दिया, तो काले धन की उम्मीद करना बेमानी है। और ये यहां तक कहते रहे कि मैंने संकल्प लिया है कि काला धन आएगा और सबको पैसे मिलेंगे, गरीबों को उसका पैसा लौटाया जाएगा। कितने गरीबों को पैसा लौटाया गया? आज की स्थिति है कि सरकार भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि काला धन कब आएगा। और सरकार की तरफ से कहा गया, अभी कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं है कि विदेशी बैंकों में कितने पैसे जमा है। ये स्थिति है सरकार की। अब काला धन से कहां जाया जाए? किस मुद्दे की बात करें? 3 हो गए। पेट्रोल पे आते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल अभी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल की 7 से 9 पेट्रोल डीजल पर, इसलिए कि तब पेट्रोल डीजल की कीमत भी 35 और 40 रुपए में हो जाएगा, ऐसा बाबा रामदेव कहा करते थे। और मोदी जी कितने गुस्से में रहते थे, मैं कुछ कहूं उसके बजाय जरा सुनिए मोदी जी को। पेट्रोल डीजल को लेकर तब गुजरात के मुख्यमंत्री, बार बार प्रधानमंत्री मोदी निकलता है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कहते थे वो भी सुनिए। महंगाई कम करेंगे, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है? लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद करा। तो पेट्रोल, डीजल और महंगाई जिक्र करते हुए गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तब के प्रधानमंत्री का कितना मजाक उड़ाते थे। ऊपर गया, नीचे नहीं आ रहा है, डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ी। लेकिन आज महंगाई की हालत यह है कि आप सबको पता होगा कि हर चीज महंगी है, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे कोई भी चीज जो खरीदते हैं। महंगाई दर पर भी आगे आऊंगा मैं, लेकिन हर चीज महंगी है। पेट्रोल डीजल के मामले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, लेकिन अगर आंकड़े आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के उस वक्त के, जब मोदी ने देश की कमान संभाली, और आज के रेट 2014 में पेट्रोल की कीमत थी मई 2014 में 71 रुपये लीटर, डीजल की कीमत थी 55 रुपये लीटर। आज की तारीख में कम होने के बाद भी 20 से 25 रुपये का फर्क है, जबकि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए का खजाना में जमा किया है सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ा। एक्साइज ड्यूटी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ किया, निर्मला सीतारमण, और देश पर एहसान की बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी में मोदी सरकार ने 2014 से 2022 लगातार इतना इजाफा किया। पिछले ने आपको बताया कि 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर 9 रुपये 48 पैसे, डीजल पर 3 रुपये 56। 2022 में अभी जो कम हुआ उसके पहले अगर देखेंगे नवंबर 2021 में 27 रुपये 90 पैसे, लगभग 3 गुना प्रति लीटर, 21 रुपये 80 पैसे, मतलब यह कि 7 गुना डीजल पर वसूला जा रहा था, उसी में अभी कुछ किया गया। और इससे सरकार ने 3,48,000 करोड़, 20 में 4,55,000 करोड़ सरकार। ये तो है डीजल की बात। महंगाई की बात करेंगे, वही आलम है। चाहे खुदरा महंगाई दर हो, चाहे थोक महंगाई दर हो, चरम पर है। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले भी जब थोक मूल्य सूचकांक आया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो खबर आई थी कि अप्रैल में महंगाई दर 24 साल के उच्चतम स्तर पर है। 24 साल के, 1998 के बाद 15% पार थोक महंगाई दर। वैसे ही रिटेल की बात करेंगे, खुदरा महंगाई दर, तो खुदरा महंगाई दर भी 8 सालों में उच्चतम स्तर पर। महंगाई का ये आलम।
बेरोजगारी का मैंने जिक्र किया, किसानों का मैंने जिक्र किया, काला धन का मैंने जिक्र किया, किस किस पैमाने पर कसने की कोशिश करें मोदी सरकार को। अब उसी में एक बात आती है डॉलर की। डॉलर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी, माफ करिए, मुख्यमंत्री मोदी जब बहुत चिंतित रहते, बहुत उनके भाषण, बहुत जिक्र होगा। लेकिन पहले सुनिए श्रीमुख से गुजरात के मुख्यमंत्री डॉलर को लेकर क्या कहते थे, जरा सुनिए, सुनाया जाए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। तो ये मोदी जी इतने चिंतित थे कि वो कहते थे हर सभा में, हर रैली में कि मैं शासन में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि रुपया इतनी तेजी से नहीं उठ सकता, करेंसी इतनी पतली हो सकती। लेकिन करेंसी इतनी पतली है कि डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर। कई बार न सिर्फ इसका जिक्र करते थे बल्कि कई बार बहुत अश्लील शब्दावली में मनमोहन सिंह सरकार पर तंज कसा करते थे। एक और उनका बयान है 2014 के चुनाव के पहले का ही, उसको भी जरा सुनाया जाए। सुनाइए करण। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। तो मोदी जी को लगता था कि कंपटीशन चल रहा है, केंद्र सरकार और किसकी आबरू कितनी तेजी से नीचे जा रही है। लेकिन आज स्थिति यह है कि मोदी के सत्ता संभालने के बाद मई 2024 से आज तक अगर देखेंगे तो तब डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपये 39 पैसे था, और अभी 77 से 78 के बीच। मतलब ये आलम है डॉलर का। और क्या बात करें, जहां लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत अचीव किया है, सबका साथ सबका विश्वास जिसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका विश्वास के पैमाने पर देश की वो बड़ी आबादी उनके उस खांचे में फिट नहीं बैठती है जिस आबादी का देश में 14 से 16% हिस्सेदारी है। उस आबादी को हाशिए पर रखकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जिस तरह से काम करती है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करती है, उस पर बात करूंगा तो वीडियो लंबा होगा। यह भी एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान हो। लेकिन इतनी जगह जो खुदाई हो रही है, मुगलों के इतिहास खंगालते हुए औरंगजेब बाबर का बदला मुसलमानों से लेने की कोशिश, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश, उन्हें जलील करने की कोशिश, उनकी वतन परस्ती पर शक करने की कोशिश, ये भी इसी 8 साल में हुआ है। उसमें लिंचिंग से लेकर जय श्री राम के नारे लगवाने के नाम पर टॉर्चर करने के अनगिनत किस्से हैं, ये भी इसी 8 साल में हुआ। उसके बाद कश्मीरी पंडित मुद्दा, वैसे मुद्दे बहुत हैं, लिस्ट है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर फिल्म आई, 300-350 करोड़ कमाकर उतर गई। अग्निहोत्री बहुत बड़े चैंपियन भी, मोदी से लेकर शाह तक, योगी तक, सब उनकी तस्वीरें गई, पूरी बीजेपी उस फिल्म को प्रमोट। लेकिन कश्मीरी में त्राहिमाम मची क्योंकि उनकी हत्या कुछ दिनों में ही 370 कश्मीरी पंडितों की हत्या। सब कश्मीर में चल रहा है, धरना प्रदर्शन के जो एलजी है वो जाकर उन्होंने मुलाकात उन परिवारों से की घर वापसी बीजेपी 2014
19 हमेशा बीजेपी का ये एक एजेंडा रहा है, लेकिन कश्मीर पंडित आज भी वही हैं, पहले भी वही थे, फिर आगे चुनाव में फिर कश्मीरी पंडित मुद्दा बनेंगे। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे मुद्दे हैं। चूंकि 8 साल मोदी जी का हो गया, और जब 8 साल हो गया तो 8 साल में सिर्फ उनकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और गिनाई जा रही है। और ये तय किया था बीजेपी ने कि 10 दिन तक जश्न मनाएंगे। 10 दिन क्यों? क्योंकि 16 मई 2014 को नतीजे आए थे, जिसमें मोदी सरकार के आने का नतीजे ने ऐलान कर दिया, या नतीजे से तय हो गया था। और 26 तारीख को 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी। 10 दिन बाद क्यों? क्योंकि बड़ी तैयारी करनी थी। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना था, पाकिस्तान, नेपाल और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और इस तरह से दिखाना था जैसे ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने पहले शपथ नहीं ली। लेकिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली, 8 साल पूरे हुए। जो नहीं हुआ वो कुछ मैंने बताया, ये सिलसिला लंबा चल सकता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी को, शुभकामनाएं। अगर आप उनके पक्के वाले समर्थक हैं कि ये सब हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी शुभकामनाएं। नमस्कार।